चलिए, तो वीडियो एक बार लाइक एंड शेयर भी हो जाना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई होप वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। आगे बढ़ती हूँ और टॉपिक पर आती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है और कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया है। JRF अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट 12 महीने का पैकेज लेकर आते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अब आपको लगे या नहीं लगे सही, UGC नेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर आपकी 12 महीने की मेहनत रिक्वायर्ड रहती है। स्पेशली कोई ऐसा है जिसे बिल्कुल भी बेस बना हुआ नहीं है और उसे तैयारी शुरू करनी है, तो एक अच्छा आइडियल टाइम होता है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। पेपर 1, पेपर 2, आपका टेस्ट है ना, टेस्ट सीरीज वाला पार्ट, आपका रिवीजन वाला पार्ट, सब कुछ आपका हो जाता है। तो 12 महीने, 1 साल आपको इस तैयारी को जरूर देने चाहिए, इसीलिए 12 महीने का पैकेज है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं JRF अड्डा के ऊपर वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है कि क्या क्या सिलेबस हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे साथ में पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं तो लाइव वीडियो सोल्यूशन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इग्निशन बैच, जिसमें मैं आपको पेपर 1 भी पढ़ा रही हूँ और पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपका पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है और पेपर 1 के साथ में आप 10 साल के पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो 3999 रुपीज का ये बैच है। और अगर ओनली पेपर 1 आप लेना चाहते हो तो 2499 का आपका ये बैच है, जो कि एनरोलमेंट्स अभी ऑन है। और हम लोग जो है मंडे से रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जो हमारा मंडे है, मंडे 6 PM से हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई भी एक सवाल देखा, उस सवाल के आपके 4 उत्तर है भाई, 4 ऑप्शन है जो आपको दिए गए हैं। मेरा काम बॉटम अप अप्रोच के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि इसका आंसर मैंने देखा और मैंने आगे बढ़ गए। ये तो हम लोग हमेशा से ही जानते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है। क्वेश्चन जो आपने पढ़ा और जो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये चारों ऑप्शंस के शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। अगले 50 दिन के अंदर हम सबसे ज्यादा किस पर डिपेंडेंट रहेंगे? हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे अपने इन शॉर्ट नोट्स के ऊपर। इन शॉर्ट नोट्स के अंदर आप लोगों को डिवाइड करना है 30, 30, 30 और 10 के अंदर। देखो, ये मैं आप लोगों को 3-3-10 रूल बता रही हूँ। आई होप कि आप सब लोग इस रूल को ध्यान रखोगे, है ना। ये स्पेशली जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए 4 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और 7:3 रूल मैंने आप लोगों को एक सिखाया था। और उसके बाद आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा कि काफी लोगों ने वो रूल पे एलैबोरेट किया, आप लोगों को बताया। चलो अच्छा है, जैसे भी आप तक वो चीज पहुंची। वैसे ही एक छोटा सा रूल है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज नया इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, और वो है आपका 3-3-10 रूल। ठीक है ना, इस रूल का यही नाम मैंने रखा है, 3-3-10 रूल। अब ये 3-3-10 रूल क्या है? जो भी हमारे स्टूडेंट है जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, या टॉपिक्स जिन्होंने पढ़े, जिन्होंने दिसंबर से पढ़ाई शुरू कर दी थी, है ना, या हमारे कुछ प्यारे मित्र जिन्होंने शायद 1 महीने पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले से पढ़ाई शुरू करी, जो अप्रैल में ही जागे हैं, मान लो 7 दिन से ही वो उनकी तैयारी मान के चल रही है, तैयारी करेंगे, उनके लिए एक छोटा सा नया रूल है, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ध्यान से समझेंगे ये 30-30-30 के अंदर मैं कैसे डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये समझाऊंगी कि जो आप लोगों का स्टार्टिंग का 30% है, ये किसको कंट्रीब्यूट करता है। ये स्टार्टिंग का 30% कंट्रीब्यूट करता है आप सभी लोगों के पैटर्न के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी बच्चा जो तैयारी करना चाहता है, अगर वो सबसे पहले ये समझ जाए कि एग्जाम के पूछने का मकसद क्या है, क्वेश्चन कैसा बन रहा है, अगर उसे पैटर्न समझ में आने लग जाए तो मेरे हिसाब से आधी जंग तो वह वहीं जीत जाता है। ये जो आपका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये चाहिए आप लोगों को पैटर्न डिकोड करने के लिए। अब पैटर्न डिकोड मैं भी आप लोगों के लिए कर दी हूं, मैंने अभी एक लिस्ट लिखी है आप लोगों के सामने कि किस टाइप के सवाल आपके सामने बनते हैं, तो बिल्कुल वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये तो आपका पैटर्न ही लेके चल जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि पैटर्न समझना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम आप सबसे पहले ये 30% जो है वो पैटर्न को बोल रहे हो कि टाइम दो, तो ये जो आप लोगों का पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर आपको ये समझना होगा कि आपके पास में कौन से टॉपिक से कैसा सवाल पूछा जा रहा है। समझ रहे हो? टॉपिक का मतलब ये है, जब आप सभी लोगों ने 10 साल का पेपर उठाया, 10 साल का नहीं,
5 साल का उठाया, 5 साल का भी छोड़ो, आपने 2023 का पेपर उठाया, 3 पेपर हुए 2023 के, आप तो अपने सब्जेक्ट की ही बात कर लो। मैंने मेरे सब्जेक्ट का कंप्यूटर साइंस का 3 बार पेपर हुआ, मैंने तीनों पेपर उठा लिए। ये तीनों पेपर मुझे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, है ना। 10 साल के ही मिल रहे हैं, मैं तो इग्निशन बैच के अंदर 10 साल के करा रही हूँ, आप 1 साल के तो ढूंढ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैम, कोई बात नहीं। आपने स्टार्टिंग के ये जो आपके 3 साल के पेपर है ना, ये जो 3 बार की पेपर है, इन तीनों बारी के पेपर को लिया, पेपर 1 अलग किया, पेपर 2 अलग किया, पेपर 1 में भी सेम चीज करनी है, पेपर 2 में भी सेम चीज करनी है। आपको बस इतना लिखना है, एक पेज लेना है, प्लेन पेज, उस पर लिखना है कि इस टॉपिक से इस टाइप का सवाल आया, इस टाइप मतलब फिलिंग द ब्लैंक आया, एमएसओ आया, किस टाइप का सवाल आया। सेम चीज आपको किसके लिए करनी है, सेम चीज 2022 और 2021। मेरे कहने से 2021 के बाद से सबसे ज्यादा जो है वो इस पर फोकस करो। ये करके देखो, आपको इसके अंदर मैं मानती हूं कि 2 दिन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सैटरडे और संडे इस चीज को कंट्रीब्यूट करो, ये देखो कि कौन से टॉपिक से क्या आया है। जो भी बच्चे मेरे साथ में कैप्सूल कोर्स लिए थे पिछली बार 2023 के अंदर, मैंने कैप्सूल कोर्स लॉन्च किया था दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए, इफ यू रिमेंबर, नवंबर के अंदर लॉन्च किया था, जो बच्चों को मैंने ये करके दिखाया था कि कैसे पैटर्न शिफ्ट होता है। 2021 से 2022 के पेपर को कंपेयर करके फिर आप लोगों को बताएगा, देखो इस टॉपिक से ये टाइप का सवाल आया, इस टॉपिक से, जैसे फॉर एग्जांपल मैलवेयर से सबसे ज्यादा आजकल कैसे सवाल आ रहे हैं मैम, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल आ रहे हैं। आप सभी लोगों के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से कैसे सवाल बन रहे हैं, या आप लोगों से मेमोरी न्यूमेरिकल कैसे टाइप के बन रहे हैं मैम, आपसे सिचुएशनल बेस्ड एसबीटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से कैसे सवाल बन रहे हैं मैम, एज द कॉलम क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। आप लोगों से आजकल हाइपोथेसिस टाइप्स ऑफ रिसर्च पर कैसे सवाल बन रहे हैं मैम, ज्यादातर मैच द कॉलम बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में मैम मैच द कॉलम ज्यादातर बन रहे हैं। यानी कुल मिला के कुछ कुछ टॉपिक्स उठा के देखोगे कि इनसे ऐसे बन रहे हैं। पेपर 2 में तो बहुत एविडेंटली देखने मिल जाएगा। आप नोटिस करना, पिछले 3 साल का पेपर ही उठा के देख लो, आप तो अपने आंखों के सामने 5 पेपर निकाल लो, चाहे वो 2023 के 3 हो गए और फिर 2 पेपर और पिछले 2 साल के निकाल लो, ये 5 पेपर अपने आंखों के सामने से निकालोगे तो ये 30% आप लोगों का डन हो जाएगा। अब बात आती है मेरा नेक्स्ट 30 का, ठीक है ना। इस है ना, तो ये हो गया हमारा पहला पैटर्न के लिए। अगले पे आती हूं, और ये जो अगला है ये मेरे लिए आता है मेरी शॉर्ट नोट्स पे। देखो आप लोगों को मैंने हर बार ये चीज समझाई है कि आप लोगों का जो 30% सिलेबस होता है उसमें आप लोगों का 70% क्वेश्चन छुपा होता है। 30% सिलेबस से आपके 70% क्वेश्चन पेपर बनता है। ये जो रूल है, ये रूल एक साइंटिफिकली प्रूवन रूल है। इस रूल को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पार्टिटो रूल के नाम से भी पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलो, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी हम ये चीज पढ़ते हैं बॉन्ड्स के बारे में। 30% आप लोगों का जो सिलेबस का पार्ट है वहां से 70% क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आईसीटी के अंदर कितने सारे टॉपिक्स हैं, रिसर्च के अंदर कितने सारे टॉपिक्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने सारे टॉपिक्स हैं। बार बार आप नोटिस करना कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है मैम, जहां से आप सभी लोगों को यूनिवर्सली देखना मिलेगा कि पिछले 10 साल में देख लो, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने 10 साल के पेपर्स निकाले हैं, सॉल्व करवा रही हूँ, आईसीटी किया, लॉजिकल रीजनिंग किया आपके सामने। तो आपने भी ये चीज नोटिस किया हो, जो इग्निशन बैच के बच्चे जो यहाँ पर हैं, बताओ मुझे कि पिछले 10 साल के अंदर 2014 से अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि मैम कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई यही आपका राज है, चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे आप लोगों का पेपर 2 हो, 30% आप लोगों का जो सिलेबस है वहीं से आपका 70% पेपर बनता है। एंड लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक टू यू, अगर मैं सभी लोगों को समझाना चाहूं कि आपको 300 नंबर में से टारगेट करना है जेआरएफ स्कोर, तो आप लोगों का जो भी जेआरएफ स्कोर होगा, जिस भी सब्जेक्ट से हो आप, वो आप लोगों का 70% के आसपास ही रिजल्ट रहता है। आपको इसका 70% जो है वो तो स्कोर करना ही है, और अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लूं तो ये 80% तक मैं पहुंचा सकती हूँ। और थोड़ा सा ये देखो, या तो आप ऐसा है कि बिल्कुल ही 1 साल से कतई छुट्टी ना लेके और एकदम ही डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली बातें काफी कुछ कवर किया होगा। बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने कितना ही पढ़ा हो या कितना ही ना पढ़ा हो, अगर ये 30% पढ़ लेते हो तो 70% तो मैं कवर कर रही हूँ ना, और वो भी बॉटम अप अप्रोच के साथ में, पैटर्न को देखते हुए। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो ये 70-75% या 80% तक हम पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। पिछली बार एजुकेशन के अंदर टॉप करा था जिन्होंने 80% स्कोर किया था। कंप्यूटर साइंस की यही कहानी है, सोशियोलॉजी की यही कहानी है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लेना। तो
तो अगर 70-80% आप स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो लोअर वाला लेके चल रही हूँ ना, 70% बोल रही हूँ। क्या ये 30% से ये 70% पर अचीवेबल चीजें नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। यूट्यूब पे उठा के देख लो, पेड कोर्स में उठा के देख लो, सेल्फ स्टडी में उठा के देख लो, खुद का अभी पैटर्न आपने एनालिसिस किया है, ये 30% आप लोगों के सामने डेफिनेटली आ जाएंगे। जब आप पैटर्न लिखोगे कि इस टॉपिक से ये आया है, तो एक जगह टॉपिक भी तो लिख रहे हो। क्या इन टॉपिक के ऊपर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते? चाहे आप पेड कोर्स में एनरोल्ड हो, आप पेड कोर्स में एनरोल नहीं हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम एक एक टॉपिक का उठा के उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते? शॉर्ट नोट्स मतलब कि उसके आसपास की सारी कहानी, राम कथा लिखनी है। आपको मैंने बोल दिया कि इंटेंशन एंड एक्सटेंशन वाला टॉपिक है, सारी राम कथा नहीं लिख सकते। मैंने आपको बोल दिया कि कंप्रेस्ड या नॉन कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ फाइल कौन सा होता है। मैंने आपको बोल दिया कि फ्लॉस का क्या मतलब होता है। तो ये पूरे आसपास की कहानी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे फ्लो डायग्राम के थ्रू, फ्लो ग्राफ के थ्रू। रात को 10 PM वाली सीरीज फॉलो कर रहे हो, टॉप 50 टॉपिक्स इसमें मैंने आपको पढ़ाए। टॉप 50 टॉपिक्स के अंदर जब मैं समझाती हूँ तो कैसे समझाती हूँ? डायग्राम बनाते हो, बीच में एक गोला बनाते हो मैम, इधर उधर 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 उसके तीर निकालते हो, उसमें से कुछ कुछ बातें लिखते हो, यही करती हूँ। बस वही चीज समझनी है। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाती हूँ, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाती हूँ। तो कहाँ से शिल्पा शेट्टी उठा लाती हूँ, कहाँ से शमिता शेट्टी उठा के लाती हूँ? क्यों लाती हूँ? हमें हमारे लिए खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपके शॉर्ट नोट्स, एक तो पहली बात है शॉर्ट होने चाहिए। अगर उसमें पूरी राम कथा लिखे तो आप, जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि फिर तो आप ना उसे कभी रिवाइज कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात गारंटी है कि वो आपके छोटे होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में पिक्टोरियल होने चाहिए। आपको अगर आज से आप ये नोट्स बनाना शुरू कर रहे हो, मैं आपको बोलती हूँ कि आपके एग्जाम के 10 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो 10 दिन पहले एक दिन के अंदर वो पूरे रिवाइज हो जाने चाहिए। इस लेवल पर हम लोगों को लेके जाना है। क्या ये हम कर सकते हैं? बोलो थम्स अप सेकंड 30 के लिए। अगर ये समझ में आया तो मैं अपने थर्ड 30 पे चलती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को पहला 30, ये मैं क्या बता रही हूँ मैम, आप 33310 रूल बढ़ा रहे हो। ये 33310 रूल किसने बताया? अदिति मैम ने बताया। सबसे पहले पैटर्न पहचान लिया, फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स पहचान लिए। अब आता है हमारा मेन, ये 30% कॉन्ट्रीब्यूशन किस पे जाना है? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। लोग कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मैं थोड़ा इससे अलग सोचती हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो 3 ही है, तो कोई 3 तिगाड़ा काम केड़ा नहीं, हम तो 3 ही लिखेंगे। हर चीज में मैं 3 ही बताती हूँ आपको, क्योंकि हम थोड़ा और चलेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो लोग करते हैं, और जो हम करते हैं फिर वो लोग करते ही करते हैं। तो ठीक है ना, अपन चलेंगे रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। मैम अब आपने 3 ही बार, क्या अब एकता कपूर का सीरियल चल रहा है क्या कि 3 बार आप एक एक लाइन लिख रहे हो? नहीं, तीनों का मतलब बताऊंगी। सबसे पहला रिवीजन, हर टॉपिक का मैं ये मानती हूँ कि हर एक टॉपिक को हमें 3 बार रिवाइज करना होता है मिनिमम। पहली बार आप कब रिवाइज करोगे? पहली बार आप तब रिवाइज करोगे जब आप उसको पढ़े हो। जब आपने उसको पढ़ा है तो आप उसको रिवाइज करोगे। कैसे? आपने आज वीडियो देखा, आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, आपके पास में हैंडबुक है, आपने हैंडबुक से उसको पढ़ा, आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। अब आपने इसको पढ़ लिया, कल सुबह उठ के, आज रात को 10 बजे पढ़ लिया, कल सुबह उठ के आप उसको एक बार रिवाइज करोगे? नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। नहीं करोगे तो जो आपने पढ़ा है उसका कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। ये आप मान लेना, यूनिवर्सल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। अगर आप एक दिन के अंदर 3 लाख शब्द सुनते हो तो उसका 30,000 शब्द आपके दिमाग में रिटर्न होता है। उसका 3,000 यानी और उसका कम परसेंटेज जो है वो आप लोगों की परमानेंट मेमोरी की तरफ जाता है। और वही चीज जो मेमोराइज करने की बात आती है ना, जहां पर सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग, तो मात्र 30 वर्ड है जो आप तक पहुंचते हैं। तो ये तो आपका यूनिवर्सल एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, आपने उसे रिवाइज नहीं किया, और ये रिवीजन होना चाहिए जितना कम गैप के अंदर हो उतना कम गैप। पढ़ाई और रिवीजन के बीच में जो उस टॉपिक को जब आपने पहली बार पढ़ा है और उसका जब पहली बार रिवीजन किया, उसमें जितना कम समय होगा उतना बेटर है। आपने नोटिस किया होगा, हर बार पेड क्लास के अंदर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, इग्निशन के अंदर होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, इवन यूट्यूब क्लास में भी मैं ट्राई करती हूँ होमवर्क क्वेश्चन देना। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन क्लास खत्म करते ही सॉल्व करना है। कुछ तो लॉजिक होता होगा ना इसके पीछे, सिर्फ ये नहीं लॉजिक है कि मैंने बस दे दिया, बस आपको बोल दिया। और यूट्यूब वाले बच्चों को तो चलो ट्रैक भी नहीं कर सकते, पेड वाले बच्चों को तो डांट भी लगती है इस चीज को लेके कि आपने क्यों नहीं किया होमवर्क क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ, इवन मैं यूट्यूब तो करना ही चाह रही हूँ,
पेड पर मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर लगाना चाहती हूँ JRF अड्डा के साथ में, जहां पर आप लोगों की ट्रैकिंग हो, ऐप पर यूजर कहाँ कहाँ गया, कितने टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये भी मैं ट्रैक करना चाहती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा पैशन है, ये काम जो है मैं चाहती हूँ कि हम लर्निंग सिस्टम पे काम करें। कुछ भी हो सकता है एजुकेशन सिस्टम में भाई, टीचिंग में, एजुकेशन में कुछ भी पॉसिबल है आज के टाइम पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के टाइम पे कुछ भी चल रहा है, वो तो चलेगा ही, बट हमको तो लर्निंग सिस्टम पे ही काम करना है, क्योंकि वो तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा लर्निंग सिस्टम है। तो मैं यही समझा रही हूँ, जितना कम समय आपकी पढ़ाई, कोई टॉपिक को जिसको आपने पढ़ा है और आपका उसका फर्स्ट टाइम के रिवीजन में होगा, उतना बेटर वो क्लियर होगा। आपने वीडियो देखा, तुरंत बाद रिवाइज कर लो। आप नोटिस करना, आप उसमें से 10 नई चीजें लेके जाओगे। कोई वीडियो के बीच में आप लोगों को पॉइंट समझ नहीं आया था, आप आगे निकल गए थे, दोबारा जब उस पॉइंट को तुरंत बाद देखोगे, पढ़ोगे, तो आप लोगों को वो बेटर समझ में आएगा। और ये चीज जो है ये और ज्यादा बेटर होगी सेकेंड टाइम रिविजन में। सेकेंड टाइम रिविजन गोल्डन रिविजन के नाम से जाना जाएगा भाई। क्यों जाना जाएगा? पहली बार तो आपने उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ा, आपने अपने नोट्स बनाए, अब आप खुद के शॉर्ट नोट्स की तरफ से आप उसको रिवाइज कर रहे हो। जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स की तरफ से उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आप अपनी तरीके से उसे याद रख रहे हो। हमें दुनिया के अंदर आज तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, सबसे ज्यादा हमें कौन सी चीज याद है मैम? जिससे हम रिलेट करते हैं। मैं क्यों आपको इधर आलतू फालतू के एग्जाम्पल्स बना के दे दूं? क्या आपको जेन्युइन नहीं लगता है कि मैं शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी या ये पपलू चपलू, मैं ये क्यों लाती हूँ आप सब लोगों से? क्योंकि हम जितना ज्यादा सिंपल लेके जाएंगे चीज को, जितना ज्यादा उसको रिलेटेबल बनाएंगे, उतनी बेटर क्लैरिटी और मेमोराइजेशन हमें उस टॉपिक का होता है। जितना ज्यादा आप उसको बेसिक और रिलेटेबल बनाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, ए फॉर एप्पल हमको हमेशा याद रहेगा। आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाए, कुछ ही हो जाए, ए फॉर एप्पल हर एक बच्चे को समझ में आता है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। छोटा बच्चा एप्पल देखता है, रेड, आज जब उसको बोलोगे ए फॉर एप्पल, तो उसके मन में एक एप्पल ड्रॉ होता है। आज मैं आपको कोई भी नाम ले दूं, जैसे आप सभी लोग अगर काफी लंबे टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो कोई भी आपसे बोलेगा अरे अदिति मैम वो है ना, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर मेरी बन जाएगी। कुछ भी हो सकता है ऐसा, जब भी मैं आपसे कोई शब्द बोलूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। इसको बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर परसेप्शन थ्योरी पर काम करता है। हमारे ब्रेन्स को नंबर्स, अल्फाबेट्स उतने अच्छे से याद नहीं रहते जितनी पिक्चर्स। आप एक बार किसी की शक्ल देख लेते हो तो वो शक्ल आपको हमेशा याद रहती है, उसका नाम याद रहे या नहीं। ये हमारे ब्रेन की साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स हैं कि हमें पिक्चर ज्यादा याद रहती है। तो बस मैं वही बोल रही हूँ, जितना ज्यादा आपके शॉर्ट, अभी मैंने 30 वाले में बताया था, जितने ज्यादा आपके शॉर्ट नोट्स में पिक्चर्स होगी, फ्लो ग्राफ होगा, डायग्राम्स होगा, उतना ज्यादा आपको वो याद रहेगा। सेकंड टाइम रिवीजन के अंदर वो थॉरो हो जाएगा। एंड देन आता है आप लोगों का थर्ड टाइम रिवीजन, एंड दिस थर्ड टाइम रिवीजन लीड्स टू व्हाट? आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आप क्या लगा सकते हो? सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे प्रीवियस ईयर क्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्यों देंगे मैम? क्योंकि एनटीए ने बनाया, जो आपकी परीक्षा लेने जा रहा है उसी का तो रिहर्सल करोगे ना। पता चल रहा है कि हमको तो मतलब हमको एनटीए का एग्जाम देना है और हम जो है वो 2018 के पहले के सीबीएसई वाले पेपर कर रहे हैं। नहीं, पहले एनटीए को प्रायोरिटी देनी। लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंडेटरी टू डू, मैंडेटरी। अभी 50 दिन है, हो जाएगा इसके अंदर। एंड देन हम लोग FIQs पे जाएंगे, मतलब फ्यूचर ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे? जब आप लोग पढ़ रहे हो, बॉटम अप अप्रोच हमने बोला, जब हम पढ़ रहे हैं मैम, है ना, प्रीवियस ईयर के थ्रू पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन से और ज्यादा एक्सपेक्टेड चीजें मिलेगी। वो आपको, अगर आपने क्लास ले रखी है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्या हम लोग ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हमारा 3-3-10 रूल, जिसमें मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया, फिर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, और उसके बाद में मैंने थर्ड दिया आपके रिविजन को। अब आता है लास्ट का हमारा ये 10, और ये लास्ट का जो 10 है, ये मैं हमेशा हमारे कोर्स में भी मैं हमेशा इसको मिसलेनियस टर्म देती हूँ कि ये मिसलेनियस है। ये वही मिसलेनियस वाला पार्ट है। ये वो पार्ट है जो हम कह सकते हैं कि लापता है। ये लापता है, ये ना मुझे पता है कहां से आएगा, ये ना आपको पता है कि कहां से आएगा, ये किसी को नहीं पता कहां से आएगा। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हमारा एजुकेशनल गैस चलेगा। आपने एक चीज सुनी होगी ना कि यार इसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। आप नोटिस करना, किस्मत उसी आदमी की आप लोगों को अच्छी दिखेगी या तो जो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आया है, या जिसने इस जन्म के अंदर बड़ी घिसाई है। आप छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप लोग नोटिस करना, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, आप देखना कि उसका एक समय ऐसा आता है जब उसका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा होता है।
मतलब बहुत ही बुरा फेज होता है वो, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं निकलता, कोई एग्जाम नहीं निकलता, पर जब उसका निकलता है तो एक साथ 3-4 निकलता है। इसमें कोई तो लॉजिक होगा ना, सोच के देखो, कुछ तो होगा इसके अंदर। अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ, आप जितने लोग सुनोगे ना, मैंने आज तक जितने लोगों से मिली हूँ, क्योंकि हम सब वो तैयारी वाले फेज से निकल के आए, मैंने जितने लोगों को देखा है सबको ऐसे ही देखा है कि नहीं निकल रही होती तो 2 साल 3 साल तक कुछ नहीं हो रहा होता, फिर अचानक से नोटिस करो 3 4 5 6 एक साथ निकलते। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, 3 एक साथ निकली। जब नहीं निकल रही थी तो पॉइंट से रह रही थी, और जब निकली तो 3 एक साथ निकली। तो कुछ तो इसके पीछे सेंस होगा ना, वही सेंस है आपका एजुकेशनल गेस के साथ में। ये जो है ये 10% लापता है। यहां चलेगा एजुकेशनल गेस वर्क। एजुकेशनल गेस वर्क मतलब एजुकेशनल लप्पा। एजुकेशनल का मतलब ये है इतना पढ़े हो, 30 किए हो, एक माहौल दिमाग में बन चुका है, और यहां पर आप नहीं आंसर दोगे, यहां पर आपका सबकॉन्शियस आंसर देगा, हमारा सबकॉन्शियस आंसर देगा। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस देखे, क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सिमिलर दिखेगा कि ऐसा कुछ पढ़ा तो था, एग्जैक्टली नहीं पता पर कुछ तो पढ़ा था। चारों ऑप्शंस को देखोगे, चारों ऑप्शंस के अंदर रिलेटेबिलिटी लगाओगे, यानी कोशिश करोगे कि आप लोग वाइब मैच करवाओ। यहां पर कुछ ना कुछ तो आप लोगों को ऐसा सिमिलर दिखेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट देगा कि शायद इस तरफ जा सकते थे, शायद आप ये लगा सकते हो। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ये चीज, इसी को एजुकेशनल गेस वर्क बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हो ना सुबह इग्निशन वाले बैच में, तो बच्चे से बोलते हैं कि नहीं मैम आपका गेस वर्क यहाँ पर चल गया, क्योंकि मैंने भी आंसर्स नहीं देखे होते हैं, मैं तो बस रैंडमली आपके सामने आती हूँ, पेपर सॉल्व करती हूँ। तो वो क्यों होता है कि मैं ये काट देती हूँ, वो काट देती हूँ, ये चॉइस एलिमिनेशन कहाँ से आया, ये क्या है? ये सारी चीजें हैं कि आपके सबकॉन्शियस, आपने इतना ज्यादा, इसको एसोसिएटिव मेमोरी के तौर पर भी पढ़ते हैं हम कंप्यूटर साइंस के अंदर, आपने ऑलरेडी इतना बल्क अपने माइंड को दे रखा है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनसे लिंक कर करके, एसोसिएट कर करके आप लोगों को जवाब देता है। आप नोटिस करना, मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे लप्पे लगाएं, कैसे गेस वर्क करें। तो जो आपको क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहला आंसर ठीक लगता है ना, आपको वही लगाना चाहिए। आपका अंदरूनी मन, आपका सबकॉन्शियस आपको बता रहा है कि ये आंसर है, बट हमारा पैनिक, हमारा नर्वसनेस, हमारा वो डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सुनने नहीं देता। बट मैं ये कहूंगी कि ये जो 10% है ना, इसको छोड़ दो। और ये क्यों 10 में ही आ रहा है कि 10 में ही आएगा, 90% वही आएगा जो पढ़े हो, 10% ऐसा आएगा जो नहीं पता होगा, लापता है, पर उस लापता पे भी काम कर सकते हो। ये अभी तक काम करेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है ना नेगेटिव मार्किंग। वैसे देखो होगी नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, चलो उसके बाद बताऊंगी कि अच्छी है कि नहीं है, बट हाँ ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज आपकी काम करेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड आपकी तभी सुनेगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हमेशा बोलती हूँ कहाँ से आता है? नॉलेज से। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है और ओवर कॉन्फिडेंस इनकम्प्लीट नॉलेज से आता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। आज एक अफर्मेटिव मैसेज आप सभी लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में देखना है कि 3-3-10 रूल कैसा लगा। आपको ये बताना है कि क्या ये 30-30-30 डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, तो हमारा 10% ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ये रूल के साथ में हम लोग जो है क्या अगले 50 दिन प्लान करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। 3-3-10 रूल कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखना भी है कि मजा आया, रूल के बारे में भी बताना कि कैसा लगा। ओके।